अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, गवर्नमेंट की तरफ से इब्तदाई तारीख सामने आई है कि असम्बलियाँ 12 अगस्त जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं उससे 4 रोज़ पहले 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएंगी। इससे होगा ये कि अगर 12 अगस्त को तहलील होती हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट को 2 महीने मिलेंगे, लेकिन अगर चंद दिन पहले तहलील कर दी जाती हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट को 3 महीने मिल जाएंगे और उन्हें अपने फ़ैसले करने में आसानी होगी। बज़ाहिर देखा जाए तो ये कानून के मुताबिक दुरुस्त फ़ैसला है, बिल्कुल सही तरीके से आइन में उसमें शामिल किया गया है। लेकिन ज़रा सा देखते हैं कि क्या इसकी कोई इखलाकी हैसियत भी है या नहीं है। क्यों रूह ये कहती है कि अचानक अगर असम्बलियाँ टूट जाएं, मिसाल के तौर पर 2 साल हुआ है, 3 साल का अरसा हुआ है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था, गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, दूसरे लोग तैयार नहीं थे, और अचानक किसी वजह से पता चला कि एक दिन अचानक ही 24 घंटे के अंदर अंदर असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला आ गया। तो ऐसे में मामूल से इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, और फिर उसके लिए आइन में एक प्रोविज़न दी गई कि 30 दिन मज़ीद दे दिए जाएँ ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो। अब असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर 2 महीने क्यों रखे गए, 3 महीने क्यों नहीं रखे गए? इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन को पता होगा कि मेरे काम का मौका आ रहा है, इलेक्शन की तारीख़ आ रही है, फ़लाँ तारीख़ को असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और उससे पहले ही 2-4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन काम शुरू कर देता है। तो अब अचानक तो उसे पता नहीं चल रहा, वो उसे तो 2-3 महीने पहले ही पता है कि 12 अगस्त लास्ट डेट है, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने वो जो 1 महीना उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है अचानक असम्बली तोड़ने की सूरत में, वो कई महीने 4-5 महीने मिल चुके हैं और वो बाकायदा उसको तैयारी का मौका दिया गया है। बल्कि यहाँ तो सूरत हाल ये है कि 14 मई को जब इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो उसी वक्त ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन पहले से ही तैयारियों में है। अब अगर सिर्फ 4 दिन कम करके अपनी गवर्नमेंट के ख़त्म करके आप उसको इलेक्शन कमीशन को 1 महीना इजाफी देते हैं तो ये शायद कानून की नुक्ता नज़र से तो ठीक हो, लेकिन ये कानून की रूह के मुताबिक भी नहीं है और इखलाकी हैसियत से भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन चलें इस बात को यहाँ छोड़ दें, और मैंने सोचा कि ये जो उस वक्त जब इमरान खान मुतालबा कर रहे थे कि असम्बली तहलील करके इलेक्शन कराए जाएं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो शोर मचाती थी पीपल्स पार्टी मचाती थी। वो कहते थे कि अगर वफाक में असम्बलियाँ तोड़ भी दी जाएं तो हम सूबा सिंध में किसी सूरत भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और अपना एक दिन भी हम पहले असम्बली तोड़कर हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे। हमें कानून ने चूँकि इजाज़त दी है, लिहाजा हम कानून के मुताबिक मुकम्मल मुद्दत पूरी करेंगे। अब मैंने जब 4 दिन का ये मामला देखा तो मैंने सोचा कि पीपल्स पार्टी का अब मौक़िफ़ क्या है, अब वो कम से कम क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे मुझे शर्जील मेमन साहब का बयान नज़र आया। उन्होंने कहा कि जी हम देख रहे हैं हमारा अगस्त के शुरू में अलविदाई इजलास होगा, और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात की बिल्कुल तरदीद नहीं की कि हम उससे पहले असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल आइन के मुताबिक हम चलेंगे। आइन अगर कहता है कि असम्बली पहले टूट सकती है तो हम बिल्कुल आइन से हटकर कोई काम भी नहीं करेंगे। तो मुझे अचानक याद आ गया कि क्या इमरान खान जब कहता था असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो उन्होंने आइन की किताब से ये मामला नहीं देखा था? क्या होम इकनॉमिक्स की किताब थी और वहाँ से उसने भी फैसला किया था? और जब उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी थी तो क्या वो मुताला पाकिस्तान और जुग्राफिया से देखकर उन्होंने फैसला किया था? उस वक्त भी वो आइन के मुताबिक था, लेकिन उस वक्त क्ल्यू था, ये था कि चूंकि इमरान खान की उस वक्त जीत मुमकिन है, और जब तक कि उसको ट्रैप ना कर लिया जाए, जब तक कि उसको फंसा ना लिया जाए, और जब तक कि उसको गिरफ्तार और नाअहल ना कर दिया जाए, उस वक्त तक बात नहीं बनती। जब मैंने ये सारी सूरत हाल देखी तो गरगट की तरह जो रंग बदलता है वो मुझे पीपल्स पार्टी नज़र आई कि कल उसका रंग कुछ और था, आज उसका रंग कुछ और है, और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन बाद जो रंग हो वो कुछ तब्दील हो। ये सब कुछ आइन के तहत हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो वहाँ तो लगता है कि वहाँ हर चीज़ मुकम्मल कंट्रोल में है। वहाँ के लोग ऐसे लगता है कि अरकान असम्बली नहीं है बल्कि रोबोट हैं। उनको तो जैसे इशारा कर दिया जाए, उनको इशारा कर दिया जाए कि आप लोगों ने इमरान खान के साथ चले जाना है तो वो सारे के सारे इमरान खान के साथ
साथ इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। अगर उनको कहा जाए, बाप पार्टी को कहा जाए, बाप की तरफ से कहा जाए कि आपने अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम की हिमायत करनी है, तो अगले दिन उनके रुख उस तरफ हो जाते हैं। बलूचिस्तान की तो बात ना करें, लेकिन कम अज़ कम हम सिंध की बात लाजमी करते हैं और पीपल्स पार्टी की लाजमी बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी लेफ्ट की वाहिद जमात थी जिससे तवक्को थी कि वो आइन, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन जिस कदर कंप्रोमाइज़ पीपल्स पार्टी ने किया है, इस कदर तो शायद जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी नहीं किया होगा। पाकिस्तान की जमहूरियत को देखा जाए तो बजा तौर पर इसे हम कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी बहुत दूर की बात है, वो बहुत पुरानी बात है जब डेमोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता था और उसे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता था। अब तो टोटल की टोटल जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। तो उन्होंने एक नाम तजवीज़ किया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रही है वो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इस्टेब्लो डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक होती है और इस्टेब्लिशमेंट जो हुक्म देती है उसी के मुताबिक डेमोक्रेसी, जमहूरियत अपने आप को नए अंदाज में ढाल लेती है। यही वजह है कि हमने देखा कि इस जमहूरियत के हाथ बंधे हुए हैं, इस जमहूरियत के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये वो जमहूरियत है जो इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलती है, ये वो डेमोक्रेसी है, वो जमहूरियत है जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलती है। फिर हमने इसका अमली मुजाहिरा भी देखा कि जब कराची सिटी मेयर काउंसिल का पहला इजलास हुआ और मुर्तज़ा वहाब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर चंद अरकाने सिटी कौंसिल को लाया गया और उनकी जो हथकड़ियाँ थी वो इजलास के अंदर भी नहीं खोली गईं, ताकि लोग इबरत पकड़ें और उनको अंदाज़ा हो जाए कि सिटी कौंसिल का रुकन बन जाना कोई एजाज़ की बात नहीं है, बल्कि जैसे इन लोगों को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो इजलास में मौजूद हैं, इसी तरीके से बाकी लोगों को भी हथकड़ियाँ लगाई जा सकती हैं और इसी इजलास में उन्हें पेश किया जा सकता है। ये अपनी तर्ज का एक अलहदा नज़ारा था। हमारे यहाँ जब लोगों को छोटी से छोटी अदालत में भी पेश किया जाता है तो हथकड़ियाँ कम अज़ कम उतार दी जाती हैं। उस वक्त जज गवारा नहीं करते कि उनको हथकड़ी लगी हुई हो, उन्हें आसानी से मौका दिया जाता है कि वो अपनी मंशा, अपनी मर्जी और अपनी आज़ादी के साथ बात कर सकें। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेटिक जितने भी ईवान हैं उनको जमहूरियत की माँ कहा जाता है, वहाँ पर जमहूरियत के फैसले होते हैं, जमहूरियत के कवानीन बनते हैं। लेकिन ये वो डेमोक्रेटिक अंदाज़ था कि जब उनको सिटी कौंसिल में लाया गया और इजलास में भी इमन हाँक दिया गया जानवरों की तरह, तो वहाँ भी उनके जो कफ्स थे, जब उनकी हथकड़ियाँ थी, नहीं खोले गईं। इसी तरीके से एक और नज़ारा मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि वहाँ साबिक वज़ीर आला जनाब खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने एक नई पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने जनाब पीके, आप जानते हैं जी, पीके के नाम से आप उन्हें अच्छे अंदाज में जानते हैं, उन्होंने एक नई जनाब पार्टी की बुनियाद रखी और वहाँ एक इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमेंटेरियंस के नाम से वो नई तहरीक जनाब नई पार्टी बना रहे हैं। वहाँ भी देखा कि कराची की तरह जब वहाँ लोगों को लाया गया तो हथकड़ियों में थे, यहाँ पर भी अगरचे तहरीक इंसाफ अताब का शिकार है, लेकिन चूँकि पीटीआई पार्लिमेंटेरियन बनानी थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें मुहैया की गईं और जनाब खटक साहब को, परवेज़ खटक साहब को, पीके को ना सिर्फ एक और साबिक वज़ीर आला महमूद ख़ान की साथ दिया गया, बल्कि एहतमाम किया गया कि वो लोग जो साबिक अरकान असम्बली हैं पीटीआई के और वो जेल में थे, उनको ना सिर्फ जेल से निकाला गया बल्कि घर पहुंचाए बगैर सीधा होटल में इजलास में लाया गया और वहाँ उनकी हाज़िरी लगाई गई।
इसे कहते हैं स्टैब्लो डेमोक्रेसी के सीधे आप जनाब जेल से सीधे इजलास में आए। फैज़ अहमद साहब फैज़ ने काफ़ी अरसा पहले कहा था कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूए दार चले। लेकिन यहाँ मामला उलट है। अगर आप सिर्फ डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं तो फिर आपको कुएं यार से सूएदार जाना पड़ता है, फिर वहाँ आपको फांसी के फंदे पर जाना पड़ता है, आपके खिलाफ मुकदमात होते हैं। लेकिन आप अगर स्टेबलो डेमोक्रेसी को कबूल करते हैं तो मामला उलट हो जाता है, आप सूएदार से सीधा कुएं यार में आ जाते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये गज़ल का मतला और मक्ता मैं आपको एक मरतबा ज़रूर सुनाऊँ। उन्होंने कहा था कि चले भी मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, और बहार बाद रंग चले कुएं